हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का डायनामाइट स्पेशल न्यू ईयर स्मैश हो चुका है खत्म, जो कि इस साल के वर्ल्ड एंड पे प्रीव्यू के पहले का आखिरी शो था। और गाइज इस शो पर भी हमें कुछ काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली है, जिन सब चीजों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। और गाइज हम जानेंगे कि इस वीक हुए डायनामाइट शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। इसीलिए ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से गोल्ड ग्रुप के कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट के फाइनल्स मैच से हुई, जहां पर हमें जॉन मॉक्सली एक ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर जे लिथल और स्वर्स स्ट्रिकलैंड को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और गाइज सच में ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का सबसे जबरदस्त मैच रहा है, जहां पर इस मैच की शुरुआत से ही जे व्हाइट इस मैच के अंदर साइड में रहना चाहते थे, पर जॉन मॉक्सली और स्वर्स स्ट्रिकलैंड ने मिलकर जे व्हाइट पर ही काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहां पर फाइट करते करते क्राउड के अंदर भी गए। और ऐसी जे व्हाइट को साइड में लगाने के बाद स्वर और जॉन दोनों इस मैच के अंदर अपनी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे थे, जिस वजह से मैच देखने के लिए भी काफी इंटरेस्ट आ रहा था, क्योंकि इस मैच के अंदर 3 पार्टिसिपेंट्स थे और इस मैच के अंदर नॉन स्टॉप एक्शन चल रहा था। पर फिर भी स्वर मॉक्सली काफी तगड़े अटैक के बाद भी नीचे नहीं रह रहे थे, जो देखकर जॉन मॉक्सली एक टाइम पर टेबल्स के ऊपर स्वर को फेंकने के लिए गए। पर इतने में गुस्सा हुए जे व्हाइट ने इस मैच के अंदर स्टील चेयर लेकर मॉक्सली और स्वर दोनों पर ही अटैक करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि जे व्हाइट ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया और हमें तीनों ही सुपरस्टार्स एक दूसरे के खिलाफ इस मैच के अंदर डटकर रसल करते हुए दिखाई दिए। इतने में जे व्हाइट ने स्वर को रिंग के बाहर कर जॉन मॉक्सली पर अपना फिनिशर लगा दिया, पर फिर भी स्वर इस मैच के अंदर आकर पिन तोड़ पाए, जो देखकर यहाँ पर जे व्हाइट ने फिर एक बार स्टील चेयर लेकर स्वर और मॉक्सली दोनों पर ही अटैक कर दिया। और स्टील चेयर कॉर्नर के अंदर रखकर जे व्हाइट स्वर को स्टील चेयर पर फेंकने के लिए गए, पर स्वर ने जे व्हाइट को फेंक दिया। और इस चीज का फायदा उठाकर मॉक्सली स्वर पर फिनिशर लगाने के लिए गए, पर स्वर ने मॉक्सली पर रोल अप पिन कर दिया, पर फिर भी मॉक्सली ईग आउट हो पाए, जो देखकर मॉक्सली पर अटैक कर स्वर मॉक्सली पर अपना फिनिशर लगाने के लिए टॉप रोप पर जा रहे थे। पर जे व्हाइट ने यहाँ पर स्वर को टॉप रोप से रिंग के बाहर धक्का दे दिया और रिंग के अंदर जाकर जे व्हाइट जॉन मॉक्सली पर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, पर मॉक्सली ने इसे अपने फिनिशर के अंदर कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पर जे व्हाइट को पिन कर जॉन मॉक्सली ने ये मैच जीत लिया है। और जॉन मॉक्सली कॉन्टिनेंटल क्लासिक कप टूर्नामेंट के अंदर गोल्ड लीग के फाइनलिस्ट बन चुके हैं। जो मैच सच में इस वीक के डायनामाइट शो पर एक काफी जबरदस्त मैच देखकर पूरे शो से मेरी एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और अब देखने के लिए मजा आने वाला था कि गोल्ड ग्रुप से कौन जीतता है। पर इसके बाद में डायनामाइट शो पर कॉन्टिनेंटल क्लासिक कप टूर्नामेंट के गोल्ड ग्रुप के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए ब्रायन ने कहा कि ब्रायन ने ब्रैकेट जीतना डिजर्व करते हैं और उनका मैच एडी किंगस्टन खिलाफ हो रहा है, जो ऐसे सुपरस्टार है जो कभी ब्रायन को हरा भी नहीं पाए हैं। तो आज भी वही होगा और आज भी एडी किंगस्टन ब्रायन को नहीं हरा पाएंगे, जो बातें ब्रायन ने कही। पर दूसरी तरफ से बात करते हुए एडी किंगस्टन ने कहा कि माना कि एडी किंगस्टन आज तक ब्रायन को नहीं हरा पाए हैं, लेकिन एडी किंगस्टन इस वीक ब्रायन को प्रॉमिस करते हैं कि ब्रायन एडी किंगस्टन से नहीं बचेंगे। जो बातें यहाँ पर एडी किंगस्टन और ब्रायन ने हाइप वीडियो के अंदर कही, जिसके बाद हमें सरप्राइजिंगली तो इस मैच के लिए भी अच्छी खासी हाइप बन चुकी थी, लेकिन इसके बाद हमने देखा कि गोल्ड ग्रुप का मैच खत्म होने के बाद टोनी शिवा ने बैकस्टेज में स्वर्व का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर बात करते हुए स्वर्व काफी नाराज थे, क्योंकि स्वर्व का कहना था कि स्वर्व का ये साल काफी जबरदस्त होगा और ये अपना साल आखिरकार टॉप पर खत्म करना चाहते थे। पर स्वर्व कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी स्वर्व को कुछ चाहिए और स्वर्व ने सुना है कि कीथ ली स्वर्व को कॉल आउट कर रहे हैं, तो क्यों ना कीथ ली और स्वर्व इनके बीच में मैच हो जाए। जो बातें स्वर्व ने कही और टोनी शिवा ने यहाँ पर स्वर्व को बताया कि कीथ ली ने पहले ही स्वर्व के लिए कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया है, जहाँ पर स्वर्व कॉन्ट्रैक्ट लेकर चले गए, जिससे देखने में लग रहा था कि शायद हमें स्वर्व और कीथ ली इनके बीच में अभी मैच देखने को मिल सकता है। गाइज आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल पर वीडियो आने से पहले पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल की वेबसाइट aewhindi.com को फॉलो करना मत भूलना। और इसके साथ ही अगर आप इंडिया के अंदर AEW और WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे शॉप AEW इंडिया और शॉप WWE इंडिया के लिंक के ऊपर जाकर वहां से हमारी AEW और WWE सुपरस्टार्स की ऑथेंटिक मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं। जो कैसे ये डिटेल में जानने के लिए आप ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर मैंने आपको डिटेल में बताया है कि आप ये मर्चेंडाइज किस तरीके से खरीद सकते हैं। पर वो वीडियोस काफी पुरानी है, इसीलिए अगर आपको उन वीडियोस के अंदर मेरे बात करने का तरीका थोड़ा सा अजीब लगता है तो उसके लिए सॉरी। और एक और बात, AEW के साल 2023 के अवार्ड्स के लिए वोटिंग शुरू
शुरू हो चुकी है। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के ऊपर क्लिक कर आप वहां पर जाकर AEW के साल 2023 के अवार्ड्स के लिए अपने फेवरेट सुपरस्टार को जितवाने के लिए वोटिंग्स करना मत भूलना। पर जहां तक बात है इस वीक के डायनामाइट शो की, तो इसके बाद हमें शो पर रेने पिकेट मरिया मे का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी, जहां पर रेने पिकेट ने मरिया मे से पूछा कि लास्ट वीक मरिया मे ने रिहो के साथ जो किया है तो उस पर मरिया मे का क्या कहना है। और यहाँ पर जवाब देते हुए मरिया मे ने कहा कि लास्ट वीक रिहो ने जो मरिया मे के साथ किया है वो सिर्फ अपने आइडल टोनी स्टॉर्म को बचाने के लिए किया है। लेकिन जहाँ तक बात है मरिया मे के डेब्यू की, तो यहाँ पर मरिया मे सबको बताना चाहती है कि साल 2023 उतना बढ़िया साल नहीं रहा, इसलिए मरिया मे साल 2024 के अंदर अपना डेब्यू करने वाली है, यानी कि उनका डेब्यू नेक्स्ट वीक होगा। जो बातें मरिया मे ने अनाउंस की, और मरिया मे की इस अनाउंसमेंट के बाद ही यहाँ पर रिहो आ गई और रिहो को देखकर मरिया मे भागकर रिंग के अंदर गई। पर यहीं पर मरिया मे को बचाने के लिए टोनी स्टॉर्म आ गई और टोनी स्टॉर्म रिहो पर अटैक करने के लिए गई, जहाँ पर इनके बीच में थोड़े बार पंचेस एक्सचेंज हुए और रिहो टोनी स्टॉर्म पर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रही थी, पर लूथर ने टोनी स्टॉर्म को बचा लिया। जो देखकर रिहो ने टॉप रोप से लूथर और टोनी स्टॉर्म दोनों पर एक डाइव लगा दी और आखिरकार रिंग के अंदर स्टैंड ऑन किया। जो देखकर टोनी स्टॉर्म और मरिया मे भी काफी गुस्सा थी। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब विमेंस चैंपियनशिप का मैच होता है तब क्या होता है। पर इसके बाद हमने देखा कि टॉप फ्लाइट और एक्शन आंद्रेटी बैकस्टेज से बातें करते हुए कह रहे थे कि माना कि द क्लेम के खिलाफ मैच हार गए हैं, पर AEW के अंदर और भी बढ़िया ट्रियोज है और उनके खिलाफ मैच चाहते हैं। जो बात यहाँ पर एक कर ही रहे थे, कितने में यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी, ट्रेंट और रॉकी रमीरो आ गए और ऑरेंज कैसिडी ने बात करते हुए कहा कि साइड में खड़े थे तो क्यों ना इनके बीच में एक 6 मैन टैग टीम मैच हो जाए। जो कहकर ऑरेंज कैसिडी और ट्रेंट तो यहाँ चले गए। पर यहाँ पर टॉप फ्लाइट और एक्शन आंद्रेटी से बात करते हुए रॉकी रमीरो ने कहा कि लास्ट वीक उनके साथ बेसा ही हुआ था, उन्हें भी अचानक से मैच मिल गया था, लग रहा है ऑरेंज कैसिडी पागल हो चुके हैं। जो कहकर रॉकी रमीरो भी यहाँ चले गए। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब 6 मैन टैग टीम मैच होता है तब क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि क्रिश्चियन केज बैकस्टेज में लेक्सी नेयर के साथ एडम कोपलन से एक फेस टू फेस सिट डाउन इंटरव्यू करने के लिए आए थे, लेकिन एडम कोपलन यानी कि एज अब तक नहीं आए थे और क्रिश्चियन केज को यहाँ पर वेट करना पड़ रहा था। जिसके बाद हमने देखा कि डायनामाइट शो पर मीरो ने एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए फाइनली अंद्रादे एल इडेलो को एक 1-on-1 मैच के लिए चैलेंज किया। तो देखने के लिए मजा आएगा कि अंद्रादे का जवाब क्या आता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर टोनी शिवा ने डॉन कैलिस फैमिली को इंट्रोड्यूस करते हुए दिखाई दिए। जिसके बाद डॉन कैलिस फैमिली यहाँ पर आई और जैसे यहाँ पर डॉन कैलिस ने बात करना शुरू कर दिया, वैसे यहाँ पर डॉन कैलिस को उसी तरीके की बू मिली है जैसे कि WWE के अंदर डोमिनिक मिस्टीरियो को मिलती है। पर फिर भी यहाँ पर बातें करते हुए डॉन कैलिस ने कहा कि पिछले कुछ दिन डॉन कैलिस के फैमिली के लिए काफी खराब रहे हैं और वो अपने पर्सनल लाइफ के अंदर काफी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी डॉन कैलिस फैमिली ने उन्हें सपोर्ट किया है और इसके लिए यहाँ पर डॉन कैलिस हॉलिडे सीजन पर हर एक के लिए गिफ्ट लाए हैं। जो बात यहाँ पर डॉन कैलिस ने कही और यहाँ पर डॉन कैलिस ने सबका गिफ्ट रिवील किया, जो कि सबके लिए डॉन कैलिस के साथ की उनकी पेंटिंग थी। और यहीं पर 3 पेंटिंग्स रिवील कर डॉन कैलिस कह रहे थे कि उनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन इतने में सरप्राइजिंगली यहाँ पर सैमी गेवेरा आ गए, जिन्हें देखकर डॉन कैलिस फैमिली तो काफी खुश थी, क्योंकि सैमी गेवेरा लास्ट टाइम डॉन कैलिस फैमिली का ही पार्ट थे। और सैमी गेवेरा के रिंग के अंदर आते ही डॉन कैलिस सैमी गेवेरा से बात कर रहे थे, लेकिन सैमी गेवेरा ने डॉन कैलिस का माइक को पकड़ लिया और बात करते हुए कहा कि जितनी देर तक सैमी गेवेरा बाहर थे उतनी देर तक डॉन कैलिस ने सैमी गेवेरा को कॉल भी नहीं किया। लेकिन इसका जवाब देते हुए डॉन कैलिस ने कहा कि ऐसा नहीं है, डॉन कैलिस ने सैमी गेवेरा को गिफ्ट भेजे थे, लगता है वो अब तक नहीं पहुंचे। लेकिन सैमी गेवेरा यहाँ पर नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी डॉन कैलिस सैमी गेवेरा के लिए गिफ्ट लाए हैं और गिफ्ट सैमी गेवेरा देख सकते हैं। जो बातें यहाँ पर डॉन कैलिस ने कही, जिसके बाद सैमी गेवेरा ने अपना गिफ्ट देखा, जहाँ पर सैमी गेवेरा की डॉन कैलिस के फैमिली के साथ और उनके बेटे के साथ एक तस्वीर थी, जो देखकर सैमी गेवेरा काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। और सैमी गेवेरा ने डॉन कैलिस से कहा कि सैमी गेवेरा ने फैमिली ज्वाइन की है, उनकी बेटी ने नहीं, तो इनकी बेटी के यहाँ पर पेंटिंग क्यों है। जो कहकर सैमी गेवेरा काफी गुस्सा हो रहे थे। लेकिन यहीं पर बात करते हुए डॉन कैलिस ने कहा कि डॉन कैलिस को लगता है कि सैमी गेवेरा को अपनी बेटी को पेरेंटिंग करने के लिए डॉन कैलिस फैमिली की जरूरत है, क्योंकि उसके बिना सैमी गेवेरा की पेरेंटिंग अच्छी नहीं रहेगी। पर सैमी गेवेरा ने बात करते हुए कहा कि डॉन कैलिस ने इस फैमिली के लिए जो कुछ किया है वो सिर्फ अपने आप के लिए किया है, क्योंकि यहाँ पर हॉब्स ने जेरिको को हराया है, कनुस्के तकेत्सा ने केनी ओमेगा को 2 बार हराया है, काइल फ्लेचर ROH टीवी चैंपियन है, पर इन्हें कोई याद नहीं करता क्योंकि ये सब डॉन कैलिस से अलाइन है। जो कहकर एक तरीके से सैमी गेवेरा ने यहाँ पर फैक्ट स्प्लिट किए। लेकिन यहीं पर बात करते हुए डॉन कैलिस ने कहा कि अब काफी ज्यादा हो चुका, अगर सैमी गेवेरा को डॉन कैलिस फैमिली के साथ रहना है तो उन्हें चूज करना पड़ेगा, उनकी खुद की फैमिली या फिर डॉन कैलिस फैमिली। और डॉन कैलिस को पता है कि अगर सैमी गेवेरा अपनी खुद की फैमिली चूज करते हैं तो अपनी बेटी के लिए सैमी गेवेरा काफी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होंगे। जो बातें डॉन कैलिस ने कही, और डॉन कैलिस के कहते ही सैमी गेवेरा डॉन कैलिस पर अटैक करने के लिए गए, पर डॉन कैलिस फैमिली ने पीछे से सैमी गेवेरा पर अटैक कर नंबर्स एडवांटेज लेकर सैमी गेवेरा पर अटैक किया। लेकिन यहीं पर सैमी गेवेरा को बचाने के लिए क्रिस जेरिको आ गए और जेरिको ने यहाँ पर रिंग खाली कर दी और जेरिको ने यहाँ पर अपनी बैट लेकर हर एक पेंटिंग तोड़ना स्टार्ट कर दिया और आखिरकार सैमी गेवेरा को बैट दे दी, जहाँ पर सैमी गेवेरा ने अपनी पेंटिंग तोड़ डाली। और यहाँ पर जेरिको ने सैमी गेवेरा के लिए हैंडशेक ऑफर किया, पर सैमी गेवेरा डायरेक्टली जेरिको के गले मिले, जो देखकर मैं तो काफी खुश था। पर इतने में यहाँ पर रिकी स्टार्स और बिग बिल ने आकर सैमी गेवेरा और जेरिको पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर तभी हमने देखा कि सभी लाइट्स ऑफ हुई और लाइट्स वापस आने के बाद
बाद रिंग के अंदर स्टिंग और डार्बी अलिन खड़े थे और इन दोनों ने यहाँ पर आकर रिकी स्टार्स और बिग बिल पर अटैक कर दिया और इनको भी रिंग के बाहर किया। और आखिरकार रिंग के अंदर सैमी गेवेरा, क्रिस जेरिको, स्टिंग और डार्बी अलिन खड़े थे, जो स्ट्रेंज अलायंस देखने के लिए भी काफी मजा आ रहा था। पर अब देखना पड़ेगा कि आगे इनके बीच में क्या होता है। पर इसके बाद में डायनामाइट शो पर रेने पिकेट बैकस्टेज में रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी, जहां पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग एक बोर्ड बनाकर आए थे और दिखा रहे थे कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने एमजेएफ पर पूरा रिसर्च किया है और उनकी रिसर्च कहती है कि एमजेएफ ही डेविल है और ये रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग आज नहीं तो कल प्रूव कर ही देंगे, जो बातें रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने कही। जिसके बाद हमने डायनामाइट शो पर देखा कि एडी किंगस्टन गोल्ड ग्रुप के फाइनल्स मैच के अंदर एक 1-on-1 मैच में ब्रायन डेनियल्सन को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस फिर एक बार ये मैच डायनामाइट शो पर एक काफी जबरदस्त मैच रहा है और यहाँ पर एडी किंगस्टन और ब्रायन डेनियल्सन मानो ये दोनों ही एक दूसरे जेन्युइनली हेट करते हैं, क्योंकि इस तरीके से इस मैच के अंदर रसल कर रहे थे और इन दोनों ने एक दूसरे पर काफी हार्ड हिटिंग स्ट्राइक्स भी लगाई, जहां पर पूरा का पूरा क्राउड इस मैच के अंदर काफी इन्वेस्ट हो रहा था। और ब्रायन ने इस मैच के अंदर एडी पर काफी खतरनाक अटैक कर दिया, जहां पर एक पॉइंट पर मानो कि एडी किंगस्टन को इस मैच के अंदर फील होना ही बंद हो चुका था। और इसी बीच आउट ऑफ नोवेयर ब्रायन ने एडी किंगस्टन पर अपना फिनिशर भी लगा दिया, लेकिन फिर भी एडी किक आउट कर पाए और एडी ने ब्रायन पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 बार अपना फिनिशर स्पिनिंग बैकफिस्ट लगा दिया और आखिरकार उन पर एक पावर बम लगाकर उन्हें डायरेक्टली पिन कर दिया। और गाइस सरप्राइजिंगली एडी किंगस्टन ने ये मैच जीत लिया है और एडी किंगस्टन इस ब्लू ग्रुप की विनर बन चुके हैं, यानी कि अब एडी किंगस्टन कॉन्टिनेंटल क्लासिक कप टूर्नामेंट के फाइनल्स के अंदर जाने वाले हैं, जो देखकर क्राउड भी काफी खुश था। और मानो कि फाइनली एडी किंगस्टन ने ब्रायन को हरा दिया है। लेकिन ऐसा होते ही यहाँ पर जॉन मॉक्सली आ गए और ब्रायन को चेकआउट कर एडी किंगस्टन से बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि जॉन मॉक्सली को पता है कि एडी किंगस्टन के काफी पुराने दोस्त थे, पर एडी किंगस्टन समझ ले इससे पहले जॉन मॉक्सली ने एडी किंगस्टन को एक फ्री पास दिया था, क्योंकि अगर जॉन मॉक्सली चाहते तो इससे पहले जब उनका मैच हुआ था तब एडी किंगस्टन पर काफी खतरनाक अटैक कर सकते थे, लेकिन जॉन मॉक्सली ने वैसा नहीं किया। पर इस बार जॉन मॉक्सली होल्ड बैक नहीं करने वाले और जॉन मॉक्सली एडी किंगस्टन पर फुल ऑन अटैक करने वाले हैं, जो बात यहाँ पर मॉक्सली कह रहे थे। पर मॉक्सली को रोककर यहाँ पर डायरेक्टली बात करते हुए एडी किंगस्टन ने कहा कि अगर मॉक्सली को ऐसा लग रहा है कि एडी किंगस्टन को छोड़कर मॉक्सली ने एडी किंगस्टन पर एक काफी बड़ा एहसान किया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एडी किंगस्टन इस बिजनेस के अंदर मॉक्सली से पहले आए थे और मॉक्सली अपने आप को फॉर्चुनेट माने कि एडी किंगस्टन ने मॉक्सली को सांस तक लेने की इजाजत दी थी। लेकिन जॉन मॉक्सली भी एक बात समझ ले कि एडी किंगस्टन इस बार जॉन मॉक्सली के खिलाफ अपनी रिस्पेक्ट बचाने के लिए रेसल करने वाले हैं और इस बार एडी किंगस्टन को कोई नहीं रोक पाएगा, जो बात यहाँ पर एडी किंगस्टन ने कही। जिसके बाद मॉक्सली और एडी किंगस्टन ये दोनों ही अपने अपने रास्ते चले गए। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब ये फाइनल्स दो फॉर्मर फ्रेंड्स यानी कि एडी किंगस्टन और मॉक्सली के बीच में होता है तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है। पर इसके बाद में डायनामाइट शो पर फाइनली एडम कोपलन यानी कि एज अपने फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए आते हुए दिखाई दिए, जहां पर जाकर एज डायरेक्टली क्रिश्चियन केज पर अटैक करने लगे, जो देखकर सिक्योरिटी गार्ड्स एज को रोकने में लगे हुए थे। पर एज ने यहाँ पर क्रिश्चियन केज पर काफी खतरनाक अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर फाइनली यहाँ पर AEW का लॉकर रूम आया और AEW के लॉकर रूम ने यहाँ पर एज और क्रिश्चियन को सेपरेट किया। तो देखने के लिए मजा आएगा कि वर्ल्ड एंड पे पर क्या होता है। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो पर AEW के विमेंस डिवीजन से क्रिस स्टैटलैंडर एक 1-on-1 मैच के अंदर स्काई ब्लू को फेस करते हुए दिखाई दी और यहाँ पर स्टोकली हैथवे कमेंट्री पर थे। और मानो कि यहाँ पर स्टोकली हैथवे को क्रिस स्टैटलैंडर से कोई प्रॉब्लम थी, क्योंकि इस पूरे मैच के लिए कमेंट्री करते हुए स्टोकली हैथवे ने क्रिस स्टैटलैंडर को काफी भरा बुरा कहा है। पर जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइस ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो पर विमेंस डिवीजन से एक ठीक ठाक सा मैच रहा है, जहां पर दोनों स्टार्स ने इस मैच के अंदर काफी शानदार मूव्स लगाए और पहली बार स्काई ब्लू क्रिस स्टैटलैंडर जैसे सुपरस्टार के सामने शाइन भी कर पा रही थी। पर फिर भी क्रिस स्टैटलैंडर ने स्काई ब्लू के फिनिशर पर भी किक आउट कर दिया, जो देखकर जब आखिरकार स्काई ब्लू और क्रिस स्टैटलैंडर दोनों ही टॉप रोप पर थे, तब स्काई ब्लू सडनली नीचे आई और जब रेफरी स्काई ब्लू को देख रहा था तब रेफरी के पीठ पीछे जूलिया हार्ट ने क्रिस स्टैटलैंडर पर अटैक किया और इस चीज का फायदा उठाकर स्काई ब्लू ने टॉप रोप से क्रिस स्टैटलैंडर पर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर स्काई ब्लू ने यह मैच जीत लिया है। पर यह मैच खत्म होने के बाद भी स्काई ब्लू और जूलिया हार्ट ने मिलकर यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर यहाँ पर विलो नाइटिंगेल क्रिस स्टैटलैंडर को बचाने के लिए आई और उन्हें जूलिया हार्ट और स्काई ब्लू दोनों को ही रिंग के बाहर कर दिया। और ये जब रैंप पर जा रही थी तभी हमने देखा कि पीछे से एबेडॉन भी आकर खड़ी हुई थी, मानो कि यहाँ पर जूलिया हार्ट और स्काई ब्लू को चारों तरफ से घेर लिया गया है। और इसी सेगमेंट खत्म हुआ तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि अब पेपर पर क्या होता है। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो पर रेने पिकेट बैकस्टेज में सरया और रूबी सोहो का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी, जहां पर रूबी सोहो आने वाले अपने मैच के बारे में बात कर रही थी। लेकिन सरया ने बात करते हुए रूबी सोहो से कहा कि न्यू ईयर के लिए सरया के पास रूबी सोहो के लिए एक और गिफ्ट है और ये गिफ्ट रूबी सोहो के लिए केयर टेकर है, जो कोई और नहीं बल्कि हार्ली कैमरन थी। पर इसी बीच यहाँ पर रूबी सोहो को एंजेलो पार्कर का कॉल आया और रूबी सोहो यहाँ चली गई, जो देखकर सरया तो काफी नाराज थी। पर रेने पिकेट ने सरया से पूछा कि उनके और हार्ली कैमरन की दोस्ती कैसे हुई है और ये पूछती हार्ली
हार्ली कैमरन ने पीछे से चाकू निकाल लिया, जो देखकर यहाँ पर सभी लोग काफी डर चुके थे। पर सरिया हार्ली कैमरन को लेकर यहाँ चली गई तो देखना पड़ेगा कि इनकी दोस्ती कैसे हुई है और सरिया हार्ली कैमरन को रूबी शो के साथ क्या करने के लिए अपॉइंट कर रही है। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहां पर हमें एमजेएफ अपने रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के टैग टीम चैंपियनशिप्स डेविल के आदमियों के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले थे। और डेविल के आदमी तो इस मैच के लिए आ गए और एमजेएफ भी आ चुके थे। लेकिन सरप्राइजिंगली जब समोआ जो का थीम सॉन्ग बजा तब समोआ जो यहाँ पर नहीं आए और हमने टाइटनट्रॉन स्क्रीन पर देखा कि बैकस्टेज में किसी ने समोआ जो पर अटैक कर दिया था। लेकिन फिर भी एमजेएफ यहाँ पर मैच अकेले रेसल करने के लिए मान गए और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही एमजेएफ ने डेविल के गूंस पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर एमजेएफ देखना चाहते थे कि मास्क के नीचे कौन है, पर इतने में रेफरी की पीठ पीछे डेविल के तीसरे आदमी ने आकर एमजेएफ की पीठ पर एक स्टील पाइप से अटैक कर दिया और वो रिंग के नीचे जाकर छुप गया। और इस चीज का फायदा उठाकर सरप्राइजिंगली एमजेएफ पर उनका एक फिनिशर हिट स्लीकर लगाकर उन्हें पिन कर डेविल के आदमियों ने मैच जीत लिया है और वो बन चुके हैं रिंग ऑफ ऑनर टैग टीम चैंपियंस, जो रिजल्ट तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर गाइस ये मैच खत्म होते ही यहाँ पर डेविल के आदमियों ने एमजेएफ पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर एमजेएफ को बचाने के लिए समोआ जो एक स्टील चेयर लेकर आ गए और समोआ जो को देखकर डेविल के आदमी यहाँ से भाग गए। और समोआ जो यहाँ पर एमजेएफ की मदद कर ही रहे थे कि तभी हमने देखा कि टाइटनट्रॉन स्क्रीन पर डेविल आया और डेविल ने टाइटनट्रॉन स्क्रीन पर लिखा था कि उनके साथ बिजनेस कर मजा आया। और इसके बाद सरप्राइजिंगली समोआ जो ने एमजेएफ पर अटैक कर दिया और एमजेएफ से बात करते समोआ जो ने रिवील किया कि समोआ जो ही डेविल के साथ काम कर रहे थे और डेविल और समोआ जो का एक काफी बड़ा प्लान था। जिसके बाद समोआ जो ने एमजेएफ पर भी अटैक कर दिया और यहाँ पर AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप पकड़कर आखिरकार समोआ जो ने स्टैंड टॉल किया। और ऐसे इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर गया है, जो शो मुझे तो काफी पसंद आया है। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस शो पर क्या कहना है। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?